जय हिंद साथियों। तो आज हम अपना बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर लेने जा रहे हैं। ठीक है, पहला लेक्चर हमने कर लिया था, आज हम सेकंड लेक्चर में समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। ठीक है, सो कल हमने सेल के बारे में समझा था, और सेल का के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में अब हमने डिस्कस करना स्टार्ट करा था। ठीक है, जिसमें कि हमने प्रोटोप्लाज्मा के बारे में, सेल मेम्ब्रेन और जो सेल वॉल उसके बारे में समझा था। आज हम स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उसको कहते हैं पावर हाउस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो पावर होती है ये पावर स्टोर करता है। पावर किस तरीके से स्टोर करता है तो इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या करता है, जनरेट करता है पावर को, जनरेट करता है एनर्जी को टू पावर सेल को पावर देने के लिए एनर्जी जनरेट करता है। जितनी भी एनर्जी होती है वो किस में स्टोर होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। किस तरीके से होती है, इसमें एरोबिक रिस्पायरेशन होती है। एरोबिक रिस्पायरेशन को जब हम समझते हैं तो एरोबिक रिस्पायरेशन में जिसमें कि ऑक्सीजन यूज होती है, ऐसी रिस्पायरेशन जब हम रिस्पायरेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो रिस्पायरेशन को भी डिटेल में समझेंगे, आगे चलेंगे वन बाय वन। ठीक है, सो रिस्पायरेशन जो है एरोबिक रिस्पायरेशन जिसमें कि ऑक्सीजन यूज होती है। सो अब एक होती है एरोबिक, एक होती है एनरोबिक, और जो दूसरी होती है एनरोबिक उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन जो है वो यूज नहीं की जाती। सो एरोबिक रिस्पायरेशन जिसमें कि ऑक्सीजन यूज होती है। अब बात ये रही कि ये जो एनर्जी है वो किस तरीके से क्रिएट होती है। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो रिस्पायरेशन में हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन जिस तरीके से हम लेते हैं तो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन नहीं आती है, फिर लंग्स के थ्रू वो हार्ट में जाती है, और हार्ट के थ्रू फिर हार्ट जो है वो पूरी बॉडी को जो वो एनर्जी सप्लाई करता है, ब्लड सप्लाई करता है, और ब्लड के थ्रू वो जो ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी में चली जाती है। तो ब्लड में क्या होता है कि एक हम समझते हैं आरबीसी होते हैं, आरबीसी इस तरीके से कुछ प्लेट्स होती है। ठीक है, रेड ब्लड सेल इनको बोलते हैं। तो इतने ऐसे सेल्स होते हैं छोटे छोटे, ये सेल्स क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन, जैसे मैं ऑक्सीजन लूंगा तो मेरे लंग्स के थ्रू जाएगी। ठीक है, लंग्स क्या करेगा, लेफ्ट साइड हमारा हार्ट होता है। ठीक है, जहाँ पे हार्ट होता है तो लेफ्ट साइड वो ट्रांसफर करेगा उस ऑक्सीजन को, और वहां पे क्या होगा, ब्लड में मिक्स हो, ब्लड में होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, सॉरी आरडीसी लिख दी, आरबीसी। और आरबीसी में क्या करता है, ये जो सेल्स हैं ये ऑक्सीजन को लेते हैं, और ब्लड के थ्रू, ब्लड का क्या काम है, उन ऑक्सीजन के थ्रू आरबीसी को वहां पहुंचाना, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये पहुंच के क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं इसको पावर हाउस होता है सेल। देन हम देखते हैं ये किस तरीके से एनर्जी है वो बनती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया मेनली क्या बनता है, वो बनता है एटीपी। ठीक है, एटीपी जिसको हम बोलते हैं एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, अगर आप मान लो कि एडिनोसाइन 48 एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी लोगे आप, 48 एटीपी मॉलिक्यूल्स लोगे, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, तो 48 मॉलिक्यूल्स लोगे तो एक ग्लूकोज बनता है। तो बॉडी का जो एनर्जी कहाँ से मिलती है, मेनली ग्लूकोज। आप जो भी खाते हो वो आगे जाके क्या बनता है, ठीक है, वो बनता है ग्लूकोज। कुछ बात जैसे कि कोई बीमार हो तो क्यों बोलते हैं इसको ग्लूकोज चढ़ाओ, या फिर इसको ग्लूकोज डाल के दो पानी में, इसलिए क्योंकि बॉडी की जो मेन एनर्जी बनती है वो बनती है ग्लूकोज से। सो जबकि जब एटीपी बनेगा, जो भी आप खाओगे उसका क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। एटीपी एटीपी बनेगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जो है वो पूरी बॉडी को एनर्जी देगा। सो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और 38 एटीपी बनने से एक जो ग्लूकोज बनता है। और एक ग्लूकोज जो है वो कितना, 4.2 kg कैलोरी देता है। वो हम बोलते हैं केसीएल में, कैलोरी को हम डिनोट करते हैं केसीएल, केजी पर कैलोरी। सो कितनी, 4.2, एक जो है ग्लूकोज वो होगा 4.2 केजी कैलोरी। इस तरीके से जो है बॉडी का स्ट्रक्चर जो है काम करता है, जो पावर हाउस होता है जिसको एनर्जी बोलते हैं। तो एनर्जी इस तरीके से जो है बॉडी में जनरेट होती है। तो आप सोच सकते हो कि बॉडी में जो एनर्जी है जब हम खाते हैं तो कितना उसमें से एटीपी बनते होंगे, और उसमें से कितना ग्लूकोज बनता होगा, फिर जाके जो है बॉडी जो है उसका स्ट्रक्चर बनता है। इसलिए कहते हैं कि जब भी खाना खाओ तो अच्छे से खाना खाओ, खाने पे मैंने फोकस रखो कि खाने का क्या होता है कि खाने से ही आपको मेनली एनर्जी आएगी। तो एनर्जी का मेन सोर्स खाने का, अगर आप खाने पे ध्यान नहीं दोगे, अभी जैसे अगर आप पढ़ते हो तो एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए सबसे मेन जो है खाने का ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपनी नींद का ध्यान रखना। अब वही कुछ लोग ये कहते हैं 7 घंटे 8 घंटे का ना, वो बॉडी पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कितनी नींद चाहती है। और किसी की बॉडी 6 घंटे में अगर वो उतना कर रही है, कंज्यूम कर रही है कि वो अच्छे से वो दिन निकाल रहा है अपना, तो ठीक है 6 घंटे में। अगर किसी को 4 घंटे में हो तो 4 घंटे में, किसी को 8 घंटे में, बट मिनिमम में 6 घंटे के आसपास की जो नींद है वो आपको लेनी चाहिए। एक अच्छी नींद 6 घंटे के आसपास की रहनी चाहिए इंसान की। ठीक है, और दूसरा आपको अपने खाने पे ध्यान देना चाहिए। अगर अच्छा आप खाना ले रहे हो, ठीक है, अपनी जो डाइट है वो अच्छी है आपकी, तो वो है। और थर्ड बना, थोड़ी बहुत आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो इतना काफी होता है एक स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अगर आप अच्छी बॉडी चाहते हो तो फिर आपको थोड़ा एक्सरसाइज पे और ध्यान देना पड़ेगा, खाने में थोड़ा सा और कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेगी, जैसे कि प्रोटीन और ये सब कुछ कार्ब्स जो है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, वो क्या करता है, सब पूरा प्रोसेस करता है और एनर्जी क्रिएट करता है। एनर्जी क्रिएट करके पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। फिर वो क्या करेगा, जो एनर्जी होगी वो वापस से ब्लड में देगा, ब्लड क्या करेगा, पूरी बॉडी में वो एनर्जी फैला देगा। ठीक है, ब्लड फिर से क्या करेगा, पूरी बॉडी में वो एनर्जी फैला देगा। तो इसकी वजह से हमारे हाथ में जान आती है।
जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रो जिनकी हम बात करें तो ऑक्सीजन की तरफ से ही क्यों बनता है, तो ऑक्सीजन बेसिकली हमारी बॉडी जितनी पूरी बॉडी है ना उसमें जितने भी सेल हैं तो सेल में ऑक्सीजन जाएगी तो माइटोकॉन्ड्रिया जीवित रहेगा, ठीक। और माइटोकॉन्ड्रिया जीवित रहेगा तो एनर्जी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे यहाँ का सेल ही नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से ही होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो तो जान कहाँ से होगी। जब हम सोते हैं तो ऑक्सीजन की जो है वो हमें नींद क्यों आती है, नींद क्यों आती है ऑक्सीजन की कमी की वजह। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद इंसान को सबसे ज्यादा नींद लगती है, क्यों लगती है खाना खाने के बाद इंसान को नींद, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे जा रही है, सारी पेट में जा रही है। तो माइंड को जो है वो ऑक्सीजन कम मिल रही है। सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन यूज करता है वो हमारा माइंड करता है, सबसे ज्यादा एनर्जी यूज करता है वो हमारा माइंड करता है। क्यों, क्योंकि बॉडी का जितना भी पोर्शन है जो भी सोचेगा कि हाथ मेरा किस तरीके से मूव करेगा, मेरे पाँव को कहाँ जाना है, मेरे दिमाग मेरे मुझे क्या खाना है, मेरे को क्या फील हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो सब कौन देखा, क्या मेरे को दिखाई दे रहा है क्या मेरे को सुनाई दे रहा है, वो सब कुछ कौन देखेगा, वो देखेगा दिमाग। दिमाग का सबसे ज्यादा ये रोल है बॉडी की में, सबसे बड़ा रोल किसका, दिमाग का। और ये सही होगा तभी पूरी बॉडी सही होगा, अगर इसमें कुछ फॉल्ट हो गया तो मान लो फिर तो पूरी बॉडी ही गई। अगर यहाँ पे कोई ऐसी नब्ज सुन्न होगी कि आपको पता ही नहीं है कि आपको पेन हो रहा है नहीं हो रहा, जैसे कि जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो मेनली क्या कहते हैं सेल्स को इसके ऊपर का स्पाइन के ऊपर का जो इधर कई बार एनेस्थीसिया दिया जाता है किसी, इसके ऊपर का जो पोर्शन वो डेड हो जाए, और इसके ऊपर का पोर्शन जो है वो डेड हो जाए, स्पाइनल गार्ड में यहाँ पे होती है, ठीक। तो यहाँ पे अगर वो दे दिया जाए तो इससे ऊपर सर का पोर्शन डेड हो गया और सर के ऊपर का पोर्शन अगर डेड है तो नीचे का आपको कुछ फील ही नहीं हुआ, दर्द हो जाए कुछ भी हो। इसीलिए आजकल एक सिस्टम भी आया जैसे कि जब डेथ दी जाती है, अभी हाल में ही एक देश में, नाम नहीं लूंगा उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो वहां पे एक इंसान को डेथ दी गई किसके थ्रू, नाइट्रोजन के थ्रू। अब मान लो कि एयर में कितनी 98% सॉरी 70% जो है वो क्या है 77% 72 78% जो है वो क्या है नाइट्रोजन है, बाकी 21% ऑक्सीजन है। तो मान लो कि इतनी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के होते हुए फिर भी नाइट्रोजन से मौत कैसे, तो उसमें क्या किया जाता है कि इंसान को एक चैम्बर में रखा जाता है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो दोनों होती है, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता क्या किया जाता है ऑक्सीजन के लेवल को कम किया जाता है। मान लो कि पहले वो 21% थी, वो 78 थी, 78 से उसको इंक्रीज किया 80 पे, 80 से 84 पे, 84 से 87 पे। जब वो 87 पे पहुंचा तो ऑक्सीजन का लेवल कितना होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा क्योंकि पहले 21% ऑक्सीजन थी, अगर इसका लेवल इंक्रीज करेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा, जब वो 84 85 पे होगा तो उसको नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि ऑक्सीजन मैंने पहले पढ़ा, हमने बताया कि किस तरीके से जो नींद क्यों आती है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। तो जरूरी नहीं नाइट्रोजन की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन उस टाइम पे बॉडी जो है थक चुकी होती है और वो उतना ऑक्सीजन जो वो ले नहीं पा रही होती, ठीक है। उसकी वजह से हमको नींद आती है, जैसे बोलते हैं जमानियां आना, तो वो किसकी वजह से आती है, वो भी आती है किसकी वजह से, इसी की वजह से ऑक्सीजन का लेवल कम होना खाना खाने के बाद खास कर ये होता है, क्योंकि ऑक्सीजन सारी पेट में जा रही है तो दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो दिमाग जो है वो डेड होना स्टार्ट हो जाता है। 85 पे जब वो पहुंचेगा, 85 पे पहुंचते पहुंचते उसका दिमाग सोना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो 95 तक पहुंचेगा तो 95 तक आते आते क्या हो जाएगा, 95 तक आते आते उसकी जो बॉडी है वो टोटली आस्ता आस्ता डेड होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसको बोलते हैं सबसे आसान मौत, सबसे अच्छी मौत। क्यों, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलेगा मौत के, अब तो सो रहे हो, सोते होते इंसान मर गया क्योंकि बॉडी सुना है। अभी वो बोलेगा कि जब आत्मा निकलती होगी और ये सब कुछ, तो मैं भाई उसमें नहीं जाऊंगा कि वो ज्ञान में किस तरीके से परमात्मा और आत्मा, आत्मा जो वही है परमात्मा से जुड़ी हुई, परम के साथ आत्मा मिल जाए तो परमात्मा बन गया, उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि उसमें अगर जाऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। सो कभी फिर डिस्कस करेंगे उसको। बट हाँ, यहाँ पे ये देख लो कि बॉडी जब पूरी रिलैक्स होगी तो रिलैक्स होकर आप मरे तो आपको पता ही नहीं कि आपकी डेथ हुई, किसी को पता नहीं, जैसे पेनफुल डेथ होगी या फांसी दी जाएगी। तो इसलिए ये नया तरीका निकाला गया डेथ के लिए, ठीक है। इस तरीके से जो है डेथ दी जाती है। तो ऑक्सीजन लेवल जब कम होगा तो बॉडी जो है हमें नींद लगती है, हमें लगता है हमें कमजोरी हो रही है। कमजोरी होने का, आलस आने का सबसे बड़ा मेन रीजन है ऑक्सीजन। तो कोशिश करो जब भी आलस या कुछ है एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज से क्या होगा, जो ब्रेथ होगी बहुत तेजी से होगी, अगर तेज ब्रेथ होगी तो जाहिर सी बात है अगर एक्स्ट्रा सांस ले रहे हो तो ऑक्सीजन भी एक्स्ट्रा ही। बट ऐसा ना हो कि कहीं ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और लेना स्टार्ट कर दिया और 2 मिनट में ही मारे जाओ, तो उसका भी ध्यान रखो। तो इस तरीके से जो है एनर्जी काम करती है, एनर्जी से बॉडी जो है वो काम करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का रोल आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जैसे कि हमने सेल के बारे में पढ़ा तो सेल गोल था किसी भी शेप में, जैसे कि हो सकता है, ठीक है, एग्जैक्ट कोई शेप नहीं होती कि इसी शेप का। तो सेल को जब हमने समझा तो उसमें एक लिक्विड होता है, ठीक है, जिसको हमने समझा था साइटोप्लाज्म। तो उस लिक्विड को फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ये मसल है तो इसको मैं अगर दबाऊंगा तो सेल को मरना चाहिए ना फिर, क्योंकि मैंने तो देर से दबा दिया, वो शायद लिक्विड वो निकल के बाहर हो गया हो। तो सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी जो है बैकबोन की तरह काम करता है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको क्या कहता है स्केलेटन ऑफ द सेल, या फिर पिलर की तरह कि उनको जो है सिकुड़ने से मजबूत से पकड़ के रखता है। तो स्केलेटन किसको बोलता है, जैसे कि ह्यूमन स्केलेटन है,
स्केलेटन क्या काम करता है, जैसे कि मेरी ये ऊपर का जो स्केलेटन है तो मेरे हर्ट को प्रोटेक्ट करेगा, जो मेरी रिब्स हैं। तो रिब्स का क्या काम है, अगर ये रिब्स किस लिए दी जाती है, चेस्ट पे रिब्स होती हैं, ठीक है, किस लिए होती है, इसलिए कि जो हर्ट है, जो लिवर है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। अगर हर्ट को प्रोटेक्ट ना किया जाए, क्योंकि सबसे नाजुक पोर्शन है बॉडी में हर्ट है, जैसे दिमाग है, दिमाग सबसे नाजुक पोर्शन, तो जो ऊपर का स्कल्प दिया जाता है और इसको लग जाए इतनी समझे नहीं होता। पर कभी बार क्या होता है कि अगर ज्यादा चोट लग जाए और ब्लड निकलने लगे, बाहर से भी कभी बार हमें चोट लगती है पर दिमाग को कुछ नुकसान नहीं होता। बट अगर ज्यादा चोट लग जाए, मान लो इतनी सी डीप चली गई, ठीक है, डीप चली गई तो क्या होगा, नर्व्स डेड होना स्टार्ट हो जाएंगी, नर्व्स होंगी वो हिट होंगी और उससे बंदे की डेथ हो जाती है। उसी की तरीके से हर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिब्स होती है, ठीक है, और सेल को प्रोटेक्ट करने जब हमें एक्सीडेंट हुआ तो रिब्स पहले पहुंचती है, हर्ट को डायरेक्ट हर्ट नहीं होता। हर्ट तभी होगा जब बहुत ज्यादा आपको लग जाएगी, जैसे कि अगर बुलेट लगी तो वो रिब्स को क्रॉस करते हुए आगे निकलेगी, हर्ट को लगेगी। नहीं तो अगर छोटी मोटी चोट होगी तो वो रिब्स झेल लेंगे। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्केलेटन क्या है, सेल का स्केलेटन है और ये बिहेव करता है लाइक पिलर की तरह। माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी मैंने आपको इसकी डायग्राम नहीं दिखाई, तो माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम इस तरीके से होती है। हर किसी की डायग्राम हम नहीं बना सकते, लेकिन हाँ कुछ चीजों जो मेन मेन है हमको देखते हैं। सो एटीपी मालिक्यूल्स इसमें होते हैं, इसमें कुछ डाटा डाटा की तरह ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। और इसकी जो लेयर होती है, आउटर लेयर है जो ये हमारा फिगर बनाया इसके अंदर, इसकी जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं क्रिस्टा, पेपर में पूछी जाती है। तो आउटर लेयर को बोलते हैं क्रिस्टा, इसको हम याद रखेंगे। तो उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम पढ़ रहे थे, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कुछ टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो किस तरीके से दिखता है वो देख लेते हैं। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके का होता है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है कटोरी की तरह होता है, ठीक है, कटोरी की तरह ये ऊपर वाला पोर्शन होता है कुछ इस तरीके से, और इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये नीचे वाला है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसे 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 कांटे की तरह होते हैं, इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या करते हैं, एक तो ये स्केलेटन है उसका सेल का। दूसरा, हम स्मूथ के बारे में पढ़े तो स्मूथ का काम है ये कार्बोहाइड्रेट बनाता है और फैट बनाता है, कार्ब्स और फैट। फैट जैसे कि हम बोल रहे हैं कि घी खाने से फैट हो गया, जिसको चर्बी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स जैसे कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए, अगर आप दिल्ली की अगर खाने की बात करें तो कार्ब्स के लिए जैसे कि ओट्स हो गया, हमारे राइस हो गया, उसमें से हमें कार्ब्स मिलता है। तो कार्ब्स और फैट, कई लोग बोलते हैं कि फैट इंपॉर्टेंट नहीं है, फैट मत खाओ ज्यादा गेन हो जाए। फैट दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। आपको कौन सा फैट चाहिए ये आप पे डिपेंड करता है। और फॉर एग्जाम्पल अगर फास्ट फूड खाना स्टार्ट कर दोगे तो जाहिर सी बात है नेगेटिव ही फैट आएगा। अब उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बॉडी बिल्डिंग हमें आपको करवानी नहीं, हमको पढ़ाना। तो जो फैट का जितना हमें पढ़ना होगा वो हम आगे चल के पढ़ा देंगे, अभी उसमें नहीं जाएंगे। कार्ब्स, फैट, इन सब के बारे में, प्रोटीन के बारे में हम समझेंगे डिटेल में, जितना हमारे लिए जरूरी होगा उतना। और बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में पढ़ो, बट वही लोग पढ़ो जिनके पास पैसा है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग पैसा मांगता है। और हमारे लिए जो लोग तैयारी करेंगे इस एग्जाम की वो सिर्फ उसी पे फोकस करें, नॉर्मल अपना योगा कर लें, ऐसे ऐसे करके काफी चलेगा, बहुत बेटर है वो, ठीक है। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है और साथ में फैट बनाता है, दो चीजों का वो निर्माण करता है। वही जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, इसमें पाया जाता है पहली चीज राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं, चलते हैं आगे पढ़ते हैं, उससे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें बनता क्या, प्रोटीन बनता है। सबने सुना होगा ना कि जिम जाता है वो, तो उसको तो पता होगा प्रोटीन क्या होता है, कार्ब्स क्या होता है, उसको ये भी पता होगा फैट भी क्या होता है। तो बोलते हैं प्रोटीन लो, डब्बे आते हैं प्रोटीन के 2-2 हज़ार में, 3-3 हज़ार में, लोग लेते हैं, बहुत शौक से लेते हैं। और उनको ये नहीं पता होता कि वो किस तरीके से, मैं ये नहीं बोलूँगा कि प्रोटीन खाना गलत, बट आप अगर प्रोटीन खा रहे हो तो पहले घर की डाइट को फॉलो कर लो, घर में जो आपको मिल सकता है उसको खाओ। अगर आपकी बॉडी उसको पचाती है फिर प्रोटीन पे शिफ्ट हो जाओ। प्रोटीन भी तब खाओ, वो भी जब किसी की तरफ से आपको रिकमेंडेड हो। ऐसे नहीं कि किसी भी चीज़ को उठा के अपना खा लिया, अगर आपको उसके अच्छे से नॉलेज नहीं है तो मत खाओ। क्योंकि आजकल पैकेजिंग में बहुत सारा ऐसा हो रहा है कि डुप्लीकेट आपको प्रोटीन के नाम पे कुछ और चिपकाया जा रहा है, और जिसकी वजह से कि हेल्थ खराब हो रही है, और हेल्थ खराब होने की वजह से कई बार ऐसे भी केस हैं इसकी वजह से कि जो यूथ है उनकी डेथ हो रही है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखो, नहीं अदरवाइज प्रोटीन इज अ गुड सोर्स ऑफ द, जो कि बॉडी बिल्डिंग के लिए है, ठीक है। तो प्रोटीन भी लेना जरूरी है, लेकिन अगर प्रोटीन आपको हमारी जैसे पर्सिस से मिल जाए, दाल इसको कहते हैं, फिर कुछ और जैसे कि अगर आप नॉन वेज खाते हो तो नॉन वेज से मिल जाए, ठीक है, या फिर एग वगैरह से उससे मिल जाए तो बेटर है। अगर आपको वहीं से मिल जाए तो जरूरी नहीं है कि बाहर से आना, बट हाँ एक्स्ट्रा हो तो ठीक है। और ये जो बॉडी बिल्डिंग वाले अगर आप में से कुछ है तो जो इंजेक्शन वगैरह उनसे दूर हो, क्योंकि वो बेशक उस टाइम के लिए आपको लगे कि तुरंत हमारी बॉडी बन रही है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इन चीज़ों में। तो 2-3 साल मैं भी रहा हूँ, बट हाँ इंजेक्शन नहीं लिए, बट हाँ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज से रिलेटेड तो बता सकता हूँ आपको कि बहुत सारे युवा लोग इस तरीके की कुछ चीज़ों की कोशिश करते हैं ट्राई करने की, तो मत करो। नेक्स्ट हम देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ये मत समझना कि ज्ञान दे रहा हूँ, एक
दोस्त की तरह आपको बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ों से अगर आप बच के रहो, दूर रहो तो अच्छा है। ठीक है, देन हम आते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, हमें यहाँ पे पढ़ा था कि राइबोसोम होते हैं किसमें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। राइबोसोम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सेल है। जैसे हमने पढ़ा था बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल है, तो सेल का भी कुछ स्मॉलेस्ट होगा, वो है राइबोसोम। राइबोसोम मेनली क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ये हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो प्रोटीन बनाते हैं, और इसीलिए राइबोसोम को बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। कई बार क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी क्रिएट करता है ना, वो कम पड़ जाती है बॉडी के लिए, सफिशिएंट नहीं होती वो। तो सफिशिएंट नहीं होती तो जो कम पड़ेगी एनर्जी वो कहाँ से आएगी, तो राइबोसोम वो एनर्जी प्रोवाइड कर पाता है। प्रोटीन सबसे ज्यादा क्यों बोला जाता है, कब से क्या होगा, फैट आएगा। फैट मतलब बॉडी बनेगी, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, मतलब बड़की। ठीक है, फैट से, जो आप फैट बोलते हो जैसे कि चर्बी आना, वो आती है मेनली। आप अगर फैट की बात करें तो फैट, जैसे जिन लोगों के पास फैट होता है ना अभी सर्दियों के मौसम में, तो सर्दियों में कम सर्दी किसको लगती है, जिसके पास ज्यादा फैट होगा। जिसके पास कम फैट होगा ना उसको सर्दी ज्यादा लगेगी। ठीक है, इसका क्या रीजन है, क्योंकि फैट जो है ना वो एक गर्मी जो है हीट प्रोड्यूस करता है बॉडी में। और जैसे बोलते हैं कि अगर कोई लोग नहीं भी खाना खा रहे हैं एक दो दिन, तो वो फैट है उनमें, तो वो फैट उनको इतना ज्यादा वो नहीं होता कि उनको कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर कमजोर लोग खाना स्टार्ट कर देगा तो उसको बेहोशी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि खाने के लिए कुछ है ही नहीं बॉडी में। अगर वो स्लिम है पहले से, तो फैट भी नहीं है तो क्या खाएगा। और अगर फैट है तो बॉडी फैट को खाना स्टार्ट कर देगी। तो फैट क्या करता है, इंसान को ऐसे गर्मी की तरह वो करता है। और फैट जो है, फैट और कार्बोहाइड्रेट तेल की तरह काम करता है, ऑयल की तरह काम करता है। कौन, फैट जो है वो ऑयल की तरह काम करता है। और प्रोटीन जो है वो मेनली बॉडी को क्या एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मेनली जो एनर्जी में एनर्जी जो आती है बॉडी में, किसकी मदद आती है, वो आती है प्रोटीन की मदद से। इसीलिए प्रोटीन जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए राइबोसोम जो है उसको कहा जाता है वो प्रोटीन को बनाता है, और फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन कहा जाता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया के पास एनर्जी कम पड़ जाती है तो वो किससे मांगते हैं कि भाई भेज, एनर्जी भेज, खत्म हो गई है, मेरे हाथ को अगर एनर्जी चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा, तो वो किसको फोन करेगा सबसे पहले, वो राइबोसोम को फोन करे, भाई खत्म हो गया भेज, खत्म हो गया भाई दे, एनर्जी नहीं है उतनी हम चला पाए। तो उसी के बाद हम देखते हैं राइबोसोम की दो टाइप्स होती है, सेम्पटीएस राइबोसोम और एटीएस राइबोसोम। सबसे पहले ये देखते हैं कि एस का क्या मतलब है, सेम्पटीएस और एस का क्या मतलब है। एस का मतलब है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है, सेडिमेंटेशन अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, सेडिमेंटेशन का मतलब होता है बैठाना। सो एस का मतलब है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, बैठाना किसको, जैसे कि प्रोटीन की बात करें तो मेनली उसी से हम रिलेटेड बात करेंगे। तो जब हम सेम्पटीएस राइबोसोम की बात करें तो सेम्पटीएस राइबोसोम जो है वो किसमें पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में। और एटीएस राइबोसोम वो जो पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल में। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो मैं आपको बेसिक एक डिटेल बता देता हूँ। जब हम सेल की टाइप पढ़ेंगे तो ये दो सेल की टाइप्स हैं, और जब हम सेल की टाइप पढ़ेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की हमारा डिटेल है। यहाँ पे ये समझ लो, प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो अधूरा सेल है। जब सेल बनना स्टार्ट होता है, ठीक है, एक अधूरा सेल है। सेल बनना जो स्टार्ट है, जो उसकी प्रारंभिक जो उसकी स्टेट है, उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें कि मैंने देखा है बैक्टीरिया, वायरसेस, बैक्टीरियल वायरसेस को देखा था। वहीं एटीएस जो राइबोसोम था वो यूकैरियोटिक सेल में, जो कि पूर्ण सेल होते हैं, जैसे कि एनिमल का सेल होता है, प्लांट का सेल होता है, जो कि पूरे विकसित हो चुके हैं। सो उनकी बात करते हैं हम। सो आपको समझ आया होगा कि राइबोसोम क्या है, मेनली क्या काम करता है। ठीक है, प्रोटीन को बनाता है, फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन कहा जाता है इसको, स्मॉलेस्ट वो है पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, सेम्पटीएस राइबोसोम और एटीएस इसकी दो टाइप्स है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है गोल्गी बॉडीज या फिर गोल्गी अपरेटस। गोल्गी बॉडीज और गोल्गी अपरेटस से समझने से पहले ये देख लेते हैं इसको किसने फाउंड करा। सो गोल्गी बॉडीज को जो फाउंड करने वाले वो थे कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी के नाम पर ही इनका नाम पड़ा गोल्गी बॉडीज और गोल्गी अपरेटस। गोल्गी बॉडीज का मेनली क्या काम है, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे अगर दिल्ली से मुंबई जाना हो तो मैं कैसे जाऊंगा, जाऊँ तो मैं एरोप्लेन से जाऊंगा। ठीक है, एयरपोर्ट से होते हुए, या फिर ट्रेन के रास्ते, या ट्रेन की मदद से, या फिर बसेस से, या अपनी पर्सनल गाड़ी से। तो मेरा जो गाड़ी होगी या फिर ट्रेन होगी वो क्या काम करेगी, एज अ ट्रांसपोर्टर, वो ट्रांसपोर्ट करेगी मुझे यहाँ से दिल्ली से मुंबई। सो एज अ ट्रांसपोर्टर गाड़ी को यूज करेंगे। वैसे ही गॉड की बॉडी जो है, जब बॉडी को क्या हो, एनर्जी को ट्रांसफर करना हो, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो खाना कहाँ जाता है, पेट में जाता है। तो फिर वो हाथ तक एनर्जी कैसे पहुंचती है, वो तो पेट में ही रहनी चाहिए ना। सोचने वाली बात है कि मैंने पहले आपके साथ डिस्कस करा कि खाने से क्या बनता है, एनर्जी बनती है, और एनर्जी जो है वो पूरी बॉडी को मिलती है। बट जो खाना वो तो सिर्फ पेट में है, तो बॉडी में एनर्जी कैसे गई, तो वो पूरी एनर्जी को फैलाता है कौन, ट्रांसपोर्ट करने का किसका काम है, गोल्गी बॉडीज का। गोल्गी बॉडीज का काम है ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट, जहां उसकी जरूरत होगी। ट्रांसपोर्ट क्या ट्रांसपोर्ट करता है, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है गोल्गी बॉडीज। ये हमने सीखा। उसको नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें वो है सेंट्रिसोम। ठीक है, इसके बाद हम खत्म कर देंगे क्योंकि काफी लंबा लेक्चर आगे हो चुका है, ज्यादा लंबे लेक्चर नहीं लेंगे। सेंट्रिसोम,
किसने जो करा, जो साइंटिस्ट ने इनको फाउंड करा वो थे बोबेरी। इनके साथ 3 और इनके साथ ही थे, उनके बारे में हम डिटेल में नहीं समझेंगे क्योंकि मेन साइंटिस्ट जो थे वो उनका नाम था बोबेरी, ठीक है। सेंट्रीसोम और एक होता है सेल प्लेट। एनिमल जो प्लांट्स होते हैं उनमें पाया जाता है सेल प्लेट। समझ लेते हैं सेल प्लेट और सेंट्रीसोम का मेन ही काम है। सेंट्रीसोम एनिमल्स में, सेल प्लेट प्लांट्स में पाया जाता है। सेंट्रीसोम का जो मेन काम है वो है डिवीजन ऑफ द सेल। अब आप बोलोगे डिवीजन ऑफ द सेल क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि मेरी ये बॉडी है, बॉडी का मेरा मान लो कि ये हाथ का आर्म है मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अगर लग जाती है, यहाँ पे मुझे लग गई, जैसे मुझे यहाँ पे लगेगी तो यहाँ के सेल क्या हो जाएंगे? सेल डेड हो जाए, मर जाएंगे, सेल मरेंगे। तो ये तो पार्ट सुन हो गया पूरा। इस पार्ट को फिर से अगर मुझे जीवित करना हो किस तरीके से, तो यहाँ के जो सेल होंगे वो मूव होना स्टार्ट होंगे इस तरफ, किधर जरूरत है इधर आएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो लाइसोसोम था, जब हम लाइसोसोम को पढ़ेंगे तो समझेंगे। लाइसोसोम क्या करेगा, जो चीज खराब हो चुकी है उसे मार देगा पहले। जो सेल बचे हुए हैं ना, कि जो आधे मरे हुए हैं, जहाँ पे वहां का जो पार्ट है उसे पूरा ही मार देगा। पूरा मारने के बाद क्या करेगा, ये वाले सेल क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे खुद को। एक सेल है कि दो हिस्सों में डिवाइड कर लेगा खुद को। एक सेल इधर आएगा, वो एक नए सेल को जन्म देगा। इस तरीके से जो है वो सेल क्या करेंगे, बहुत सारे सेल, मान लो कि जो दो तीन तीन सेल है, तो ये 6 हिस्सों में खुद को डिवाइड कर देंगे और इस पार्ट को फिर से जीवित कर देंगे, फिर से सही कर देंगे। तो किसके थ्रू होगा वो? सेल डिवीजन के थ्रू। और सेल डिवीजन कौन करवाता है? सेंट्रीसोम। सेंट्रीसोम ही है जो सेल डिवीजन करवाता है, ठीक है। और ये समझने के साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं तो सबसे फास्ट जो सेल डिवीजन होती है वो होती है हमारे लिवर में, ठीक है। सेंट्रीसोम सेल डिवीजन जो होती है हम बेसिकली आप देखेंगे तो डिटेल में भी समझेंगे इसको सेल डिवीजन, क्योंकि इसकी कुछ टाइप्स है, 3 टाइप्स की मेनली हम पढ़ते हैं। ओस्मोसिस जैसी एग्जाम्पल है, तो किस तरीके से सेल डिवीजन होती है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी कम से कम भी 30-40 मिनट का लेक्चर रहेगा वो भी। तो हम नेक्स्ट पार्ट में जब भी होगा उसको सब देखेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ ये समझेंगे सेंट्रोसोम किस तरीके से बिहेव करता है। तो सबसे ज्यादा जो सेल डिवीजन होता है, सबसे फास्ट जो सेल डिवीजन होती है वो होती है हमारे लिवर में। कहते हैं ना कि अभी लिवर में लग जाए तो जो होगा, जब उसकी जो फिर से रिकवरी होगी वो जल्दी फास्ट हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि लिवर जो है वो खुद जो है डिवीजन भी कर लेता है और नए सेल भी जनरेट कर देता है। बट सेम जब भी हम बात करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक्सीडेंट्स वगैरह होने के चांसेस हो, या फिर कुछ आर्थिक होगी, तो वो ऐसे देते हैं हमें, बताते हैं कि सबसे पहले प्रोटेक्ट करो अपने सर को, हेलमेट डालो सर से पहले, हर सर को ही। जैसे अगर आप बाइक पे हो तो एक्सीडेंट होगा तो बाकी के पार्ट्स भी तो लगेगी ना, उनको प्रोटेक्ट करने की सलाह। ऐसे तो नहीं है कि उनके लिए गैस नहीं आते हैं, बट सबसे मेनली किस पे फोकस किया जाता है, वो हेलमेट पे। हेलमेट पे क्यों? क्योंकि सर में जो है ना मेनली यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होती, सर में सेल डिवीजन नहीं होती। और सेल डिवीजन नहीं होगी तो कोई चीज डेड होगी तो सड़ेगी, सड़ेगी तो पूरी बाकी की चीजों को भी खराब करेगी। और सेल डिवीजन होगी नहीं सर में, तो लगी तो सेल डिवीजन नहीं होगी तो मारा गया इंसान, ठीक है। सो इस तरीके से जो सर है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। बाकी की जो बॉडी पार्ट्स है, हमारा हर्ट या ये है, हर्ट में तो ऐसे नहीं लगना है, रिब्स उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और अगर लग भी जाए अगर थोड़ी बहुत आगे पीछे तो उसको प्रोटेक्ट, मतलब कि जो रिकवरी है वो हो जाएगी। बट किसकी? जब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं सेल डिवीजन, तो दिमाग में है ही नहीं, तो दिमाग में है ही नहीं तो क्या होगा? यार सी बात है, मारे जाओगे। तो मरने के चांस सबसे ज्यादा किसमें होते हैं? दिमाग में लगने से, क्योंकि वो सेल डिवीजन नहीं करता। इसी के साथ साथ ये हमने समझ लिया कि सेल डिवीजन क्यों जरूरी है, ये तो हमें समझ आ गया। बट अगर सेल डिवीजन जो है वो अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो, जैसे कि हम बात करते हैं ना, हम बहुत सारे हमारे अगर चीज़ों की बात करें, जो बुक्स हम पढ़ते हैं, जैसे कि अगर गीता की बात करें, कुरान की बात करें, या फिर चाणक्य जी की बुक है चाणक्य नीति, आपने अगर पढ़ी होगी तो उसमें लिखा हो कि किसी भी चीज़ की अति जो है वो बुरी है। अति मतलब हद से ज़्यादा कोई चीज़ हो जाए तो, हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ होगी, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो अगर हद से ज़्यादा कर दोगे तब भी प्रॉब्लम। अगर ऐसे मजाक में नहीं लूंगा, बट हाँ, क्योंकि कुछ ऐसे जो होते हैं ना, लड़के लड़कियां दोनों ही, उनको ऐसा लगता है कि प्यार तो पता नहीं क्या है और हमसे ज़्यादा कोई कर ही नहीं सकता, तो हम ही सबसे ज़्यादा करेंगे, तो उसी के चक्कर में मारे जाते हैं अंधे होके। मेनली अगर देखा जाए तो मैंने, अगर मैं बात करूँ तो लड़कियां, लड़के बहुत रेयर होते हैं, लड़कियां इस मामले में मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने देखा कि उन्हें जल्दी लोग जो है वो बेवकूफ़ बना लेते हैं, और उस चक्कर में वो फिर बाद में पछताती हैं कि यार कहाँ फंस गए, क्योंकि लड़के उनकी लाइफ को खराब कर देते हैं। और ऐसा नहीं कि लड़कियों के साथ ही होता है, लड़कों के साथ भी होता है, पर लड़कों के साथ थोड़ा अलग होता है कि वो लड़के अच्छे से जानते होंगे। डिटेल में नहीं जाऊंगा किस तरीके से लड़के जिनके साथ भी जो रहा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा कोई एक्सपीरियंस है इसमें, बट हाँ, क्योंकि मैंने आगे पीछे हमारे जो दोस्त हुआ करते जब हम पढ़ा करते थे, और लड़कियां लड़के दोनों ही, तो उनसे बात करते नहीं पता चलता है। तो हर चीज़ में अति जो है उसका ध्यान रखना होता है। तो अगर मान लो कि साइंटिस्ट में भी अति हो जाए, डिवीजन अगर ज़्यादा हो जाए, मान लो कि डिवीजन 4 की जरूरत होती है, 6 हो गए तो, अगर 4 की जगह 6 हो गए तो क्या होगा? डिवीजन 4 की जरूरत है, जरूरत तो 4 की थी, एक
गाड़ी में 4 बंदे आ सकते हैं, और 6 आ जाए तो, 8 आ जाए तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। और वहीं 10 बाढ़ दिए तो, 10 घुसा दिए तो क्या होगा? निकलना मुश्किल हो जाएगा नहीं, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, और सांस लेना मुश्किल हो जाएगा तो मारे जाओगे। इसी को हम कहते हैं, जब एक्स्ट्रा डिवीजन ऑफ द सेल हो जाए, इसको हम बोलते हैं कैंसर। काफी बार सुना होगा आपने। बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती है आज के टाइम में कैंसर, इससे लोग डरते हैं। तो कैंसर मेनली क्या है देखा जाए तो, कुछ भी नहीं, सेल का एक्स्ट्रा डिवीजन होना। वो बात अलग है कि इसके अभी जो ट्रायल चल रहे हैं इसके इलाज पे, और अगर जो सक्सेस भी हैं वो बहुत महंगे, नॉर्मल पर्सन के लिए करवाना मुश्किल है। हाँ, फर्स्ट सेकंड स्टेज पे अगर आपको पता चल जाता है ठीक है, बट अगर नेक्स्ट है तो मुश्किल हो जाएगा। सो कैंसर उसी को कहते हैं। और अगर इसकी हम टाइप्स देखें तो कुछ होती हैं ब्लड कैंसर, बोन कैंसर। जब ब्लड में सेल का डिवीजन एक्स्ट्रा हो जाए, 4 की जगह 8 हो जाए तो उसको बोलते हैं ब्लड कैंसर। ब्रेन में हो जाए तो ब्रेन कैंसर। और सेम कहाँ, बोन में हो गया तो बोन कैंसर, लंग्स में होगा लंग कैंसर। इस तरीके से जो है वो कैंसर बनता है अगर सेल डिवीजन एक्स्ट्रा हो जाए तो। ठीक है, होप अगर तो ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इतना ही रखते हैं, क्योंकि इतना इतना हम डेली का पढ़ेंगे। 25-30 मिनट के लेक्चर जो भी हमारे रहेंगे, कभी कभी थोड़े एक्स्ट्रा भी चलेंगे, कभी ऐसा भी होगा कि छोटे भी होंगे। तो सेल की जो टाइप्स थी उसमें से 4-5 हमने आज देख ली। नेक्स्ट हमारे पास जो रहती हैं वो है, न्यूक्लियस रहता है हमारे पास, बैकवर्ड रहता है, लाइसोसोम्स और प्लास्टिड रहते हैं। ठीक है, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। और उसके बाद हम चलेंगे क्रोमोसोम से, कि जैसे कि कई पुराने, थोड़ा आजकल के लोग थोड़े जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं उनको पता होगा, बट जो पहले के थे तो वो लोग थोड़ा सा करते थे कि लड़का लड़की में भेदभाव करते थे। तो उनको लड़का चाहिए होता था, और वो अगर नहीं लड़का आया तो वो अपनी बहू को उस पर सुनाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे। बट उनको ये नहीं पता कि मेनली जो लड़का आएगा कि लड़की होगी वो तो लड़के पे डिपेंड करता है, मेल पार्टनर पे। सो उसको डिटेल में समझेंगे, क्रोमोसोम्स के बारे में, एक्स वाई क्या होता है, कितने क्रोमोसोम होने चाहिए, अगर नहीं हो तो क्या होता है। उस पर नेक्स्ट थर्ड थर्ड पार्ट जो होगा वो लेके आएंगे। ठीक है, ये तो अभी सेकंड लेक्चर है। तो जो पूरा पहला चैप्टर साले वाला, उसको कम से कम भी 4-5 लेक्चर तो मिनिमम लग ही जाएंगे, देन हम वन समझ जाएंगे। और ज़्यादा लंबे लेक्चर भी हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, उतने ले रहे हैं जितने सफिशिएंट हो, जितने आप अच्छे से पढ़ सको। और किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो ये लेक्चर काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो आज के लिए इतना रखते हैं, और होप करता हूँ आपको सब समझ आएगा। और नहीं आया होगा तो आप हमें डीएम कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, हमारे साथ बात कर सकते हो। तो आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।